जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत के काले पन्नों को जानना जरूरी है। और अतीत के उन्हीं काले पन्नों से आपके लिए ढूंढ के लाया हूं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम तो एक था लेकिन उसके उपनाम कई थे। कोई उसे सम्राट कहता था तो कोई रॉबिन हुड, कोई उसे बादशाह कहता था तो कोई दादा। हाँ, मैं उसी व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं जिसने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वागत में 100 नए एम्बेसडर गाड़ियों का काफिला खड़ा कर भारतीय मीडिया जगत में एक सनसनी पैदा कर दी थी। और तो और उसके नंबर भी 1 से 100 थे, मतलब 1 2 3 4 200। जी हाँ, मैं उसी व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं जो था गंगा दियरा का बेताज बादशाह। वो था आतंक का दूसरा नाम और अपने इलाकों में लोग उसे गरीबों का मसीहा कहते थे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था कामदेव सिंह। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कथा और मैं ज्ञानेश्वर गौतम finalpost.in के इस क्राइम कथा में आपका स्वागत करता हूं। 1930 में बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा में एक छोटा सा कस्बा नाम था नया गांव, जहां कामदेव सिंह का जन्म हुआ था। और अपनी रोजी रोटी के लिए कामदेव सिंह बैलगाड़ी चलाया करता था। वही बैलगाड़ी चलाते चलाते एक दिन उसकी मुलाकात गंगा दियरा के डाकुओं से हुई। कामदेव सिंह उस गिरोह में शामिल हो गया और फिर उसने बहुत जल्द अपना अलग गिरोह बना लिया और धीरे धीरे बन गया गंगा दियरा का सबसे बड़ा आतंक। और आतंक भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा आतंक जिसकी हुकूमत का दायरा गंगा दियरा से निकलकर नेपाल नरेश की हवेली तक पहुंच गया। दोस्तों, मैं आपको वर्ष 1974 की घटना बताता हूं। भारत सरकार के दबाव में कामदेव सिंह को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब भारतीय पुलिस कामदेव सिंह को लेने काठमांडू पहुंची तो नेपाल पुलिस ने नकली कामदेव सिंह भारतीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उसके रसूख का आलम यह था कि उस समय के तत्कालीन नेपाल नरेश ने कामदेव सिंह से एक समझौता किया। और समझौते में क्या था? समझौता था एक बड़ा नक्सलाइट जिसने नेपाल सरकार की नाक में दम कर रखा था। नेपाल नरेश और कामदेव सिंह में यह सौदा तय हुआ कि उसे भारतीय पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, बदले में उस नक्सलाइट से नेपाल को मुक्ति दिला दें। और दोस्तों, सौदा तय होने के ठीक तीसरे दिन उस नक्सलाइट का शव कामदेव सिंह ने नेपाल नरेश को तोहफे में प्रदान कर दिया। यह था कामदेव सिंह का रसूख और यही वजह थी कि उसकी स्मगलिंग से भरी गाड़ी काठमांडू से निकलकर सीधे कोलकाता पहुंचती थी और इस बीच में कहीं कोई रोक टोक उस गाड़ी के साथ नहीं होता था। और नेटवर्क की खासियत यह होती थी कि वह भले ही सरकारी पैसा पहुंचने में देर हो जाए, लेकिन कामदेव सिंह का लिफाफा पुलिस पदाधिकारियों से लेके नेपाल बॉर्डर तक के सरकारी मुलाजिमों के पास हर महीने की 1 तारीख को पहुंच जाया करता था, जो उसके वेतन से कई गुना ज़्यादा हुआ करते थे। कामदेव सिंह हर साल 100 से ज़्यादा लड़कियों की शादी अपने खर्चे पे करवाता था और यही वजह थी कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में उसकी छवि किसी रॉबिन हुड से कम नहीं थी। और रसूख इतना कि वह जिसके गले में अपने नाम का पट्टा बांध देता था वह उस क्षेत्र का विधायक बन जाता था। भारतीय लोकतंत्र के दूसरे चुनाव यानी 1957 की लोकसभा चुनाव में कामदेव सिंह पर हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार कांग्रेस के लिए बूथ लूटने का आरोप भी लगा था। यानी कि बिहार की राजनीति में यह पहली घटना हुई जिसने चुनावी जीत के लिए बाहुबल का इस्तेमाल हुआ था। बिहार की राजनीति में कई बाहुबली आए, लेकिन जो हैसियत कामदेव सिंह ने हासिल की वह आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ। कामदेव सिंह को मुंबई की चकाचौंध बहुत भाती थी और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी धाक बहुत जबरदस्त थी। कहते हैं कि उस कालखंड में हीरो हीरोइन कामदेव के दरबार में नतमस्तक रहा करते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार बॉलीवुड जगत की पत्रकारिता करते थे। एक बार वो कामदेव सिंह का इंटरव्यू करने बरौनी गए। उनकी गाड़ी का वक्त हो गया था। कामदेव सिंह ने कहा, घबराइए मत, जब तक मैं नहीं चाहूँगा ट्रेन नहीं खुलेगी। और सचमुच 2 घंटे तक वो ट्रेन
बरौनी के स्टेशन पर रुकी रही। बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय के कम्युनिस्ट नेताओं से कामदेव सिंह की कभी नहीं बनी और यही कारण था कि वर्चस्व की लड़ाई में कामदेव सिंह ने 40 से ज़्यादा कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या करवा दी। 80 के दशक में तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह कामदेव सिंह से काफ़ी खफा थे। जेल सिंह अपनी बिहार यात्रा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से मिले और उन्होंने कामदेव सिंह का जिंदा या मुर्दा शरीर मांगा। कहा जाता है कामदेव सिंह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का दाहिना हाथ हुआ करते थे। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, जहां कोई किसी का सगा नहीं होता। सरकार ने कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए उस समय के सबसे तेज तर्रार IPS रामचंद्र खां को बेगूसराय भेजा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। बाद में CRPF की स्पेशल टुकड़ी ने कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए SP रणधीर वर्मा के नेतृत्व में बेगूसराय एक टीम भेजी, जहां कामदेव सिंह के ही एक विश्वास पात्र ने उसे धोखा दे दिया। वह 18 अप्रैल 1980 का दिन था जिस दिन CRPF ने 3 तरफ से उसे घेर लिया और चौथा रास्ता गंगा की ओर जाता था। अपनी जान बचाने के लिए कामदेव सिंह गंगा नदी में कूद गया, लेकिन कूदने के क्रम में पुलिस ने उसके पीठ पर गोली मार दी। कामदेव सिंह की गंगा नदी में ही मौत हो गई। कहते हैं उसकी शव यात्रा में जितने लोग थे वह किसी बड़े राजनेता को भी मैसर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अपराध की दुनिया में भले ही समय के लिए दौलत, शोहरत, इज्जत मिल जाए, लेकिन अंत हमेशा बुरा होता है। और इसलिए अतीत के काले पन्नों से सबक लेते हुए हमें भविष्य में वो गलतियां नहीं करनी है जो हमें अपराध के रास्ते पर ले जाए। तो चलता हूं, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, finalpost.in को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।